नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनमें हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कविता है बादल को गिरते देखा है। आज हम इस काव्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो जानते हैं कि यह जो काव्य है उनका साहित्य प्रकार है कविता। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम कवि का थोड़ा परिचय देखेंगे और उनके बाद इस काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। तो जानते हैं कवि का परिचय। हिंदी के जनवादी नागार्जुन का जन्म उनके ननिहाल सतलखा जिला मधुबनी बिहार में हुआ था। तो उनका पैतृक गांव तरोनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। तो उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई है। आप यहाँ उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो हम कहें कि नागार्जुन बड़े ही सरल एवं घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक जगह टिक कर कहीं रहते ही नहीं थे। नागार्जुन जगह जगह पर यात्रा करते रहते थे और उस यात्रा को जी भरकर जीते थे। उसे हृदयपूर्वक महसूस करते थे, उनका आनंद उठाते थे और उन अनुभवों के वे अपने साहित्य कृति का विषय बनाते थे। वे मात्र भारत में ही नहीं परंतु अन्य देशों का भी उन्होंने भ्रमण किया है। अन्य देशों के साथ समग्र हिंदुस्तान का उन्होंने भ्रमण किया हुआ है। उनकी प्राथमिक शिक्षा संस्कृत में हुई है, तो बाद में उन्होंने काशी में आगे की शिक्षा प्राप्त की है। नागार्जुन अनेक भाषा के जानकार थे, या तो कहे कि वे ज्ञाता थे। मातृभाषा उपरांत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि भाषा के वे अच्छे ज्ञाता थे। तो अब हम उनके हिंदी साहित्य की बात करें तो नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि कई उपन्यास लिखे हैं। तो युगधारा, सतरंगे, आंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जुतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि अनेक कविता संग्रह भी लिखे हैं। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने गद्य के विभिन्न स्वरूप जैसे निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। इस तरह हम कहें तो उनका हिंदी साहित्य विपुल मात्रा में हमें प्राप्त होता है, जिनके बदौलत स्वरूप उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे कि हम कहें तो मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो इस तरह हम कहें कि नागार्जुन की रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। वे हिंदी साहित्य के कवि के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी हैं। हिंदी साहित्य में नागार्जुन सही अर्थ में भारत के प्रतिनिधि जन कवि के रूप में पहचाने गए हैं। तो उन्होंने प्रकृति, प्रेम, राजनीति जैसे कई विषयों पर कविताएं लिखी हैं। तो अब बात करते हैं उनके प्रस्तुत काव्य के शीर्षक की, जिनका नाम है बादलों को गिरते देखा है। कवि ने बर्फ से आच्छादित पहाड़ों के आसपास बादलों को गिरते देखा है और उन बादलों को गिरते हुए देखकर उनके मन में उन सौंदर्य के प्रति जो उफान आया है उनका उन्होंने इस काव्य में वर्णन किया है। हम कहें तो तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य के प्रति जो उफान आया है उनको उन्होंने इस काव्य में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों के द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य है। चीर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और सेवालोक की हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि का वर्णन उन्होंने किया है, जो हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। यहाँ पर हम देखें तो कवि
तिब्बत यात्रा के लिए गए हुए थे। उस क्रम में उन्होंने हिमालय दर्शन किया हुआ है और वहाँ का उन्होंने जो प्राकृतिक सुंदरता को देखा है, प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन किया है, उनका वर्णन उन्होंने अपनी कविता बादल को गिरते हुए देखा है में वर्णन किया है, जिनका अब हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ फोटो को देखने के आधारित इस काव्य को हमें समझना है कि बादल को गिरते देखा है कविता में कवि ने अपने मानसरोवर की यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें वे दुर्गम घाटियों में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो पर्वतों के आसपास कई बादल छाए हुए हैं और इन बादलों को गिरते हुए उन्होंने देखा है, जिससे वे दुर्गम घाटियों में पहुंच जाते हैं और वहां का जो मनोरम दृश्य है उनको देखते ही उनका वर्णन उन्होंने इस कविता में कर दिया है। इसमें कवि ने बादल तथा प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है, जिनका हम अभ्यास करने वाले हैं। हम कहें तो कवि अपने हिमालय की यात्रा में पहाड़ों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के उजले पहाड़ों पर बादलों को गिरते देखा है। आप यहाँ कुछ दृश्य भी देख सकते हैं कि कई ऊंचे पहाड़ खड़े हुए हैं जो बर्फ से आच्छादित थे और उनके आसपास कई बादल छाए हुए हैं। कवि भी जब हिमालय की यात्रा करते हैं तो उन्होंने ऐसे कई सुंदर पहाड़ों को देखा है जिनके आसपास चारों ओर बादल छाए हुए हैं। तो उन्होंने कई इन पहाड़ों के आसपास प्राकृतिक बनी हुई झील का दृश्य भी देखा है और उन झीलों में उन्होंने हंसों को तैरते हुए भी देखा है। वे हंस क्या करते हैं, पावन स्रोतों की उमस से व्याकुल होकर वे अपनी व्याकुलता को दूर करने के लिए इन ठंडे प्रदेश में यानी पहाड़ी विस्तारों में आ पहुंचते हैं और वहां पर जो कुछ प्राकृतिक झील बनी हुई है वहां पर तैरते रहते हैं। तो कवि ने उन प्राकृतिक झीलों में हंसों को भी तैरते देखा है। आगे वे कहते हैं कि उन हंसों को उन प्राकृतिक झीलों में खिले हुए सुनहरे कमलों के बीज तंतुओं को खोजते हुए भी कवि ने देखा है। तो आगे वे वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं और वे कहते हैं कि वसंत ऋतु की सुंदर प्रभात थी, जिसमें बालारोण की किरणें चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि पर्वत जो है, पहाड़ है, वे सुनहरी आभा के रूप में नजर आ रहे हैं। और अंत में कवि ने चकवा चकवी पक्षी का वर्णन किया है, जो उन्हें एक अभिशाप मिला हुआ है कि वे लोग रात के समय में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और उनका साप सवेरे खत्म होने पर वे दोनों एक दूसरे से वापस मिल सकते हैं और अपने प्रणय कलह की बातें कर सकते हैं। तो कवि ने अपने हिमालय यात्रा में कई प्राकृतिक दृश्यों को देखा है, जिनका वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया हुआ है। कवि कहते हैं कि मैंने बर्फ से आच्छादित पर्वतों के आसपास उनके शिखर यानी उनकी टोच पर बादलों को गिरते देखा है। मैंने पर्वतों के आसपास बादलों को गिरते देखा है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्या करेंगे, इस काव्य का आस्वाद देखेंगे यानी काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। कवि शुरुआत में ही कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। कवि ने बादलों को कहाँ पर गिरते देखा है, तो हम कहें तो कवि ने बादलों को अमल धवल यानी कि हम इन शब्दों का अर्थ देखें। अमल का अर्थ होता है मल रहित, बिल्कुल निर्मल, धवल यानी उजला सफ़ेद, गिरी यानी पहाड़, शिखर यानी पर्वत की टोंच यानी कि उनकी चोटियाँ, जहाँ पर कवि ने बादलों को गिरते देखा है। हम कहें तो कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल, बर्फ से आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है अमल धवल। अमल का अर्थ हमने देखा निर्मल और धवल यानी सफ़ेद। पहाड़ों के बर्फ से आच्छादित पहाड़ों की चोटियों के आसपास
उन्होंने बादलों को गिरते देखा है। तो आगे वे कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कर्णों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादलों को मैंने गिरते देखा है। छोटे छोटे यानी बहुत ही छोटे, मोती जैसे, उसके शीतल यानी ठंडे, तुहिन यानी तुषार बर्फ कर्णों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी कि सुनहरी आभा वाले मानसरोवर यानी मानसरोवर की झील में सुनहरी आभा वाले कमलों पर गिरते देखा है। बादलों को गिरते देखा है। कवि आगे कहते हैं कि बादलों के शीतल कण के मोती जैसे कण कमल पत्रों पर गिरते देखा है। उन्होंने मानसरोवर की झील में खिलने वाले कमलों को स्वर्णिम बताया है। बर्फ की ओस कण जब बर्फ पर गिरते हैं तो वे मोती जैसे दिखते हैं। जैसे छोटे छोटे मोती के कण होते हैं, उसी प्रकार बर्फ के कण मोती जैसे लग रहे हैं। और वे कहते हैं कि मैंने ऐसे मोती जैसे कणों को कहाँ देखा है? मानसरोवर की झील। झील यानी प्राकृतिक जलाशय, सरोवर, जहाँ पर कुछ कमल खिले हुए हैं, स्वर्णिम कमल खिले हुए हैं, जिन पर कवि ने इस ओस की बर्फ बूंदों को उन कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर की झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। यहाँ पर हम देखें तो पूरे इस प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जब वे तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन करते हैं, उस वक्त उन्होंने वहाँ पर जो कुदरती सौंदर्य देखा है, बादलों के चारों ओर गिरने के मनोहारी दृश्य को उन्होंने देखा है। और वे कहते हैं कि अमल धवल गिरी के उन शिखरों पर मैंने बादलों को गिरते देखा है। और छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन यानी बर्फ के कणों को वहाँ की मानसरोवर की जो झील है उसमें खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर मैंने उस छोटे छोटे बर्फ के कणों को गिरते हुए देखा है, बादलों को गिरते हुए देखा है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही मनोरम्य वर्णन किया है, जो हमारे मन को भी आकर्षित करते हैं। आगे वे बताते हैं कि छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर 20 तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादलों को गिरते देखा है। वे क्या कहते हैं कि छोटी बड़ी कई झीलें हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि कवि जब मानसरोवर की यात्रा करते हैं तब उन्होंने कई जगह पर कई ऐसी छोटी बड़ी झील देखी है, जहाँ पर हंस क्या करते हैं, तीरते दिखाई देते हैं। और वहाँ पर झील में खिले हुए कमलों के 20 तंतुओं को वे क्या करते हैं, खाते हैं, खोजते हैं। और चारों ओर बर्फ से आच्छादित पहाड़ों को उन्होंने देखा है, जिनके आसपास बादल गिरते रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि छोटी कई बड़ी ऐसी झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में। हम कहे श्यामल नील, श्यामल यानी हल्का काला और नील यानी नीले रंग का। सलील का अर्थ होता है पानी। कुछ कठिन शब्द को हम देखें तो आगे लिखा हुआ है पावस यानी वर्षा की उमस, उमस यानी वह गर्मी जो हवा न चलने पर लगती है। आकुल यानी व्यग्र, घबराया हुआ। तिक्त मधुर, तिक्त यानी तीखा और मधुर यानी मीठा। 20 तंतु यानी कमल नाल के कुछ तंतु। खोजते हुए यानी ढूंढना। तीरते यानी तैरना। बादलों को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में
वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में देखा है। और वे क्या कर रहे हैं? कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोज रहे हैं। इस तरह मैंने उन्हें उस झील के श्याम नीले पानी में मैंने ऐसे हंसों को तैरते हुए देखा है और कमल नाल के तीखे मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। कवि कहते हैं कि वहाँ पर मानसरोवर के पहाड़ियों में उनके आसपास कई ऐसी प्राकृतिक झील बन जाती है जिसमें उस समतल देशों से अपनी अ, वर्षा ऋतु के पहले की जो उमस है, तपन है, उनको मिटाने के लिए हंस वहाँ पर आ पहुँचते हैं और उन झीलों में उनके श्याम और नीले रंग के जल में वे तैरने लगते हैं और अपने शरीर की तपन को दूर करते हैं। और मानसरोवर की झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं। उन पर जो बादल की मोती जैसे कण गिरे हुए हैं और उन कमलों में जो उनके तिक्त मीठे जो 20 तंतु है उनको उन्होंने हंसों को खोजते हुए देखा है और पहाड़ों के आसपास बादलों को उन्होंने गिरते देखा है। यहाँ हम कहें तो कवि ने कई रंगों का वर्णन किया है। झील के जल में उन्होंने श्याम नील रंग का वर्णन किया है, तो बादलों को यहाँ पर गिरते देखा है। कैसे बादलों को कहाँ पर गिरते देखा है? तो उन्होंने बर्फ से आच्छादित सफ़ेद रंग के पहाड़ों के आसपास बादलों को गिरते देखा है। इस तरह कवि ने कई रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी आभाओं का वर्णन किया है। तो आगे वे वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। कवि ने यहाँ पर हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि और उसके सौंदर्य से अभिभूत हो गए हैं और उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके अलावा कवि ने आगे एक सुंदर युगल पक्षी का भी मनोरम्य चित्रण किया है। और हम कहें तो हिमालय पर्वत पर और मानसरोवर के जल में वर्षा ऋतु के प्रभाव में कवि किस प्रकार सौंदर्य का वर्णन करते हैं, इस बात को हमने यहाँ पर देखा है। तो साथ साथ आगे वे वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। वसंत ऋतु की प्रभात का सुंदर रूप से उन्होंने वर्णन किया है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारोण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अगल अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादलों को गिरते देखा है। यहाँ पर हम देखें तो कवि वसंत ऋतु की प्रभात का वर्णन करते हैं। वे आगे बताते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। यहाँ पर आप कुछ चित्र को भी देख सकते हैं। वे कहते हैं कि ऋतु वसंत का प्रभात था और बालारोण की किरणें चारों ओर फैली हुई थी। कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु का यह सुंदर सवेरा था। मन मन शीतल हवा चल रही थी, बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैली हुई थी। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसीलिए वे शिखर सुनहरी आभा के समान चमक रहे थे और ये शिखर अगल बगल ही थे। और यहाँ पर हम देखें तो कवि आगे बताते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। प्रभात यानी सवेरा था। किस समय की ऋतु थी? वसंत ऋतु का माहौल था। चारों ओर मंद मंद क्या हुआ था? अनिल बह रहा था। अनिल यानी पवन। और आगे वे कहते हैं कि
बालारोण की मृदु किरणें थी। बालारोण यानी सुबह का जो सूर्य होता है, उनकी किरणें कैसी थी? मृदु यानी कोमल मुलायम किरणें थी। उनके अगल बगल यानी उनके आसपास स्वर्णाभ शिखर थे। जब बालारोण की मृदु किरणें उन शिखरों पर, बर्फ से आच्छादित शिखरों पर उनकी किरणें पड़ती है, तब वे शिखर स्वर्ण यानी सोने जैसी आभा वाले दिख रहे हैं और चमक रहे हैं। आगे वे बताते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो। विरहित का अर्थ होता है विरह वाला, अलग अलग रहना। जिनको सारी रात बितानी होती है, निशा काल के चिर अभिशापित। हम कहे तो निशा काल यानी रात का समय शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस यानी लाचार उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। चकवा चकई की यहाँ पर बात हुई है। कवि ने इस कविता में हम कहे तो चकवा चकवी सुंदर युगल पक्षी का भी मनोरम्य चित्रण किया है। रात्रि के वियोग के बाद और सूर्योदय के साथ चकवा चकवी पक्षी का अद्भुत मिलन होता है, उनका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो हम बात करें इस चकवा चकवी के पक्षी की विशेषता की, तो चकवा चकवी विचित्र पक्षी है। उन्हें चिरकाल से यानी लंबे समय से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप मिला हुआ है। इसीलिए वे पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में क्रंदन करते रहते हैं। सुबह होते ही शाप का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी के साथ इनके विलाप का भी समाप्ति होती है। कवि भावनाशील प्राणी है, उसे इस पक्षी को मिला यह शाप व्यथित कर देता है। प्रातःकाल उनका विरह क्रंदन बंद होने पर कवि को भी एक प्रकार का सुख होता है, उन्हें एक तरह की सुख का अनुभूति होती है। यहाँ पर हम देखें तो यह आप यहाँ चकवा चकवी की तस्वीर देख सकते हैं, जिन्हें अभिशाप प्राप्त हुआ है कि वे रात के समय एक दूसरे से विरहित हो जाते हैं और सुबह होते ही वे दोनों वापस एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपने प्रणय कलह की बातें कर सकते हैं। तो काव्य में हम देखें तो कवि ने उनका वर्णन करते हुए कहा है कि एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीर सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादलों को मैंने गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का साथ मिला है, इसीलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे के विरह में अलग रहकर बितानी पड़ती है और इस विरह की पीड़ा उन्हें बहुत ही दुखदायक लगती है। परंतु सुबह होने पर उनका जो शाप है, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसी पक्षी जोड़े का विलाप भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है। सुबह होते ही वे दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर वहाँ की जो सेवाल है, उनकी हरी हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी की बातों को मैंने सुना है। वे क्या करते हैं, सुबह पर अपना शाप खत्म होने के बाद एक दूसरे से मिल सकते हैं और प्रणय कलह की बातें करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर उस पक्षियों की विचित्रता का वर्णन किया है, उन्हें मिले हुए शाप का वर्णन किया है। और जब वे एक दूसरे से पूरी रात अलग रहकर जब सुबह उन सरोवर की हरी दरी यानी सेवाल पर वे एक दूसरे से मिलते हैं, तो पूरी रात एक दूसरे के बगैर उन्हें जो बितानी पड़ी है और उनका वे क्या करते हैं, एक दूसरे से मीठे मधुर झगड़े करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनकी प्रेम भरी बातों का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और जब पूरी रात अलग रहकर वे सवेरे एक दूसरे से मिलते हैं, तो मानो
कवि को भी उनके इस मिलन से सुख की प्राप्ति हुई है, जिनका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। इस तरह कवि ने उस हिमालय की यात्रा में बर्फ से आच्छादित पहाड़ों के आसपास बादलों को गिरते देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरी कविता का वर्णन देखा है, पूरी कविता का आस्वाद देखा है। तो हम कहें तो बादलों को गिरते देखा है कविता में कवि की जो कल्पना है या तो भावुकता है, उनका वर्णन संक्षिप्त में हम देखें तो कवि मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले हैं। कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए हैं। उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे दिखते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं। कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को भी देखते हैं। वह कल्पना करता है कि शायद वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर वे हंस अपनी तपन मिटाने के लिए उन झीलों में तैरने आए हैं और कमलनाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हैं। रात के समय का चकवा चकवी पक्षी का वियोग कवि को भावुक बना देता है और उसे लगता है कि यह कैसा उन्हें अभिशाप प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वे रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं और अलग रहने में विवश हो जाते हैं। और फिर सुबह होते ही उन वियोगी पक्षियों के क्रंदन की समाप्ति हो जाती है और फिर उनका मिलन कवि की भावनाओं को आनंद प्रदान करता है। इस तरह कवि ने यहाँ पर हिमालय की यात्रा में जो प्रकृति की सुंदरता को निहारा है, उनका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है, जो कवि को एक तरह से प्राकृतिक सौंदर्य में उन्हें भावुक बना देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवि नागार्जुन बड़े ही घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने कई देशों की यात्रा की हुई है और उन यात्रा का अनुभव किस तरह से उन्होंने अपनी साहित्य कृति में किया है, जिनका वर्णन एक हम इस काव्य कृति के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उन्होंने तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन का जो प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन किया है, उन्होंने इनका वर्णन इस काव्य कृति में किया हुआ है, जो कवि को बहुत ही भावुक बना देते हैं। इस तरह हम कहें तो कवि नागार्जुन भावनाशील व्यक्ति है, जिनकी काव्य कृति का यहाँ पर हमने आस्वाद किया है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरी काव्य की समझूती को देखा है। आप क्या करेंगे, इस काव्य की समझूती के आधारित उनके प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।